E10 इज कमिंग बैक क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने कहा है, श्री अनंत नागेश्वरन जी ने, कि अभी E10 मार्केट में होना चाहिए। उन्होंने अपने लेख में ये बात लिखी है। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। चलो, कहीं ना कहीं E10 भाई चर्चाओं में तो आया। अब तक तो चर्चा में ही नहीं आ रहा था। हमें तो सुनने को यही मिल रहा था कि भूल जाओ पेट्रोल को, कि कभी आपको ये पेट्रोल मिला भी करेगा, नहीं मिलेगा। हम तो वो दिन भी नहीं भूले जब हमें कहा गया था कि पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो जाएगा। उस दिन का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे को 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। वो दिन तो नहीं आया। खैर, ये सुनने में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। और जिस चीज़ का भाई हमें डर था कि क्या ये फूड वर्सेस फ्यूल हो जाएगा, तो उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ चुके हैं। अब आप ये कहेंगे यार चीनी के दाम बढ़े हैं, मीठा खाना छोड़ दो। भाई, एक आम आदमी, एक नॉर्मल सी बात लगा देता हूँ, जो एक मजदूर अपनी दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी के टाइम पे वो शाम के टाइम पे एक बार तो चाय मांगेगा, सुबह भी चाय पिएगा, है कि बाबूजी मंगा लो चाय। वो चाय बगैर चीनी के होगी तो कैसी लगेगी? शुगर वाले पेशेंट को तो चलो ठीक है, ज़रूरत नहीं है भाई चीनी की, लेकिन जिसको चाहिए। और चीनी आप ये देखो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। और चीनी को तो भाई हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात अगर हो गए, या सरकार में भी शायद सोच रही हो कि अब इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी चीनी, तो क्यों करनी पड़ेगी भाई इंपोर्ट? जब हमारे पास सरप्लस रहती थी, हम एक्सपोर्ट करते थे, वो चीज़ आज हम इंपोर्ट क्यों करें? और जो E10 हमारे को मिलेगा, क्या वो हमारे को कम दाम पे मिलेगा, या उसको भी एट द रेट 120 130 रुपये में दे देंगे हमारे को? और ये बातें तो छोड़िए, मेन बात, क्रूड के दाम इतने दिन हो गए कम होते हुए, अब तक हमारे को जो रेट है वो कम क्यों नहीं हुआ? अगर इन सब बातों को साइड में भी रखते हैं तो क्रूड के दाम इस समय कम हो चुके हैं, और इन बातों को कई महीने हो गए, ठीक है? तो अब तक नॉर्मल जो पेट्रोल ना, नॉर्मल को E20 जो आप दे रहे हो, उसके दाम कम क्यों नहीं हुए? क्यों अभी तक हम उसी रेट में उसको ले रहे हैं? और अगर एक बात आपको बताऊं, तो 2022 के बाद आप कहोगे 2026 में तो सीधा रेट बढ़ा है। तो भाई साहब, 2023 में, 2024 में, 2025 में क्रूड के दाम बहुत कम भी थे। उस दौरान रेट क्यों नहीं घटाया गया? और जो ये दाम अभी बढ़े थे, ये इलेक्शंस के बाद ही क्यों बढ़े? और अब जो दाम हम घटने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वो इलेक्शन से पहले घटेंगे? क्योंकि 3 स्टेट के अंदर भाई अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें गाड़ियों में आई हैं वो पंजाब प्रांत से आई हैं। पंजाब स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा E20 का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब बातों पे आपसे विचार विमर्श करेंगे, और सरकार से कुछ सवाल हम पूछेंगे और सुझाव भी देंगे। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्या पता भाई अब थोड़ी सी एंजॉयमेंट हमारी लाइफ में आ जाए। जो 80% लोग हैं भाई, जिनको E10 फ्यूल, या यूं कहें बगैर इथेनॉल के फ्यूल की भाई आस थी कि भाई मिलेगा, तो शायद भाई अब आपको मिल सकता है। क्योंकि भारत के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि भाई ऐसे ऐसे E10 फ्यूल होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए, उपलब्धियां जो होती हैं समय से पहले कुछ होती हैं, भाई हमने समय से पहले ये हासिल कर लिया, अच्छी लगती है। लेकिन जो E20 की उपलब्धि है, ये कुछ खास असर नहीं लेके आई भाई। ये ऐसी कोई उपलब्धि नहीं लेके आई कि भाई इससे कुछ फायदा हुआ हो। कार प्रेमियों को तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। जो लोग अपनी गाड़ियों से प्रेम करते हैं, जिनके पास 2023 से पहले वाली है, क्योंकि 2023 के बाद वाली भी जिनकी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों की भी माइलेज ड्रॉप हुई है, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है। क्यों फर्क पड़ा है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पेट्रोल पंप्स रेडी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप E20 की तरफ मत जाइए, लेकिन उस पे जाने के स्टेप होते हैं। जैसे घर के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आप सीढ़ी लेते हैं, जल्दी जाने के लिए लोग लिफ्ट लगा लेते हैं। तो आपने तो भाई साहब हाई स्पीड लिफ्ट का इस्तेमाल किया है वहां तक पहुंचने के लिए, और ऐसा इस्तेमाल किया कि आपने बीच के जो स्टेप थे वो आपने छोड़ दिए। और मानो चाहे ना मानो, जो सीढ़ियों पे आराम आराम से चढ़ के बंदा पहुंचता है ना, वो सही रहता है। उसको कार्डियक वगैरह भी कुछ नहीं आता भाई। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो जो सरकार ने स्पीड दिखाई,
2030 से पहले वो E20 को ले, अभी 5 साल पहले हमने कर दिया, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसमें ये होना चाहिए था कि भाई E20 जरूर आ रहा है, ले आओ, आप लाना आपने शुरू कर ही दिया था, लेकिन E10 जो आपने मार्केट से एकदम गायब किया वो नहीं करना था। हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अभी E20 के हिसाब से अपग्रेड हुए ही नहीं। जियोबीपी के मानता हूं मैं कि वो HDPE टैंक्स यूज करते हैं और काफी सालों से जितने पंप्सों को वो अपना दे रहे हैं लाइसेंस वगैरह कि आप ओपन कीजिए, मतलब फ्रेंचाइज जो भी है उनकी, तो जब वो खुलवा रहे हैं पंप तो उसमें वो ऑलरेडी अपने HDPE टैंक्स भेज रहे थे। उनको पता था कि भाई आने वाले टाइम में E20 आएगा तो जो हमारे ये मेटल के टैंक्स हैं ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इथेनॉल और अपना पेट्रोल सब अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने समझी, इसलिए उनके फ्यूल में थोड़ा सा फर्क रहता है। इसलिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि भाई जियोबीपी से या नायरा से आप डलवा लो तो ठीक रहता है, हालांकि नायरा के भी मेटल टैंक्स हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि गाड़ियां जो इतनी ज़्यादा हैं वो गाड़ियां भाई अभी E20 के लिए हैं ही नहीं। इवन मेरे पास तो हाईराइडर है, आज की डेट की गाड़ी है, E20 कंप्लायंट मेरी गाड़ी है, लेकिन उसकी माइलेज पे भी फर्क है, परफॉर्मेंस में फर्क है। अगर मैं उसके अंदर नॉर्मल E20 फ्यूल डलवाता हूं तो हल्का फुल्का नॉकिंग हो गया, माइलेज ड्रॉप, चलाने में मज़ा नहीं आना, ये सब रहता है। और वहीं अगर मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा लेता हूँ, जब भले उसके अंदर 20% इथेनॉल आता है लेकिन उसका जो प्रॉपर R1 95 ऑक्टेन है, तो उसमें माइलेज भले ही मेरी एक आध ऊपर बढ़ जाए लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, नॉकिंग साउंड नहीं आता मेरे को, मेरी गाड़ी साइलेंटली हो जाती है, थोड़ा फायदा मिलता है। लेकिन उसके लिए नॉर्मल पेट्रोल से 9 रुपये मुझे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो सिर्फ 2-3 ऑक्टेन बढ़ाने के लिए मैं इतने पैसे ज़्यादा क्यों दूं भाई? और जो इथेनॉल जीरो वाला है या यूं कहें 100 ऑक्टेन वाला जो फ्यूल है वो मैं 167 रुपीज का क्यों लूं, जबकि सरकार को तो मात्र 54 रुपए लैंडिंग आ रही है भाई तैयार होके। इथेनॉल सरकार को यही 73-74 आ रहा होगा। तो जब आपको इथेनॉल पड़ ही महंगा रहा है तो आपने पेट्रोल में क्यों ही मिलाना है भाई? आप बिना मिलाए का ही दे लो। अब देखो आपने इथेनॉल मिलाया जो ऑलरेडी आपको महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल आपको सस्ता पड़ रहा है, इथेनॉल मिलाने के बाद गाड़ी की माइलेज भी ड्रॉप हो रही है, परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है। तो भाई जिस फ्यूल को आप सोच रहे थे कि हमारे को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप तो उतना ही कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि गाड़ियों की परफॉर्मेंस पे, माइलेज पे, हर चीज पे फर्क पड़ रहा है। तो एक ये चीज देखो, नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ियों पे कम फर्क पड़ेगा, फर्क उन पे पड़ेगा, लेकिन जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, हाई कंप्रेशन वाले जो इंजन है, उन पे जल्दी असर पड़ेगा। तो असर तो सबके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा भाई जो हम कह रहे थे कि फूड वर्सेस फ्यूल ना हो जाए, तो वो होता अभी हमें दिख रहा है कि जो गन्ना चीनी के लिए था वो अब इथेनॉल के लिए चला गया और डिमांड बढ़ गई। ऐसे आगे चावल भी चला जाएगा भाई। जो चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट ना होकर पता लगे हमें ही इंपोर्ट करना पड़ जाए, क्योंकि एकदम से इतनी खेती थोड़ा ना बढ़ जाएगी। आप हर ही सीजन में थोड़ा ना चावल उगा सकते हो, आप सारे साल की फसल चावल से ही थोड़ा ना ले लोगे। चावल आपको पता उगाने में कितना पानी लगता है। ये तो नीति आयोग की भी पीछे रिपोर्ट आई थी कि 2600 लीटर तो पानी लगता ही लगता है आपका 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। और चीनी का असर अभी हमने देख ही लिया। जो चीनी अभी कुछ दिन पहले 45 रुपए के आसपास थी वो 65 के आसपास पहुंच गई भाई। ये सुनने में हमको आ रहा है। आज भी मैं दिन में था, मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा था, तो बातचीत में यही पता लगा कि भाई वाकई में फ़र्क तो पड़ रहा है। और अभी चीनी में फ़र्क पड़ा है, धीरे धीरे और भी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। महंगाई सिर्फ एक चीज़ की नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ के कारण जरूर बढ़ रही है, वो जो फ्यूल के अंदर हम ये कर रहे हैं। ऐसी भाई क्या आफत आन पड़ी है कि सब कुछ एकदम से ही बदलना है। स्टेप बाय स्टेप चलो तो भाई साहब सारी चीज़ हो सकती है। आपको इथेनॉल लाना है, आप टाइम लिमिट रखो आराम से। 2030 तक आप कह दो कि हाँ 2030 तक खुले में आपको E10 मिलेगा। अब पेट्रोल पंप भी उसके हिसाब से रेडी है। अब एक पंप पे 2-3 टैंक तो होते ही है ना भाई। तो आप ऐसे कर लो, एक डीजल का रख लो, एक E10 का रख लो, एक E20 के लिए रख लो। E20 के लिए बल्कि आप नए वाले टैंक भिजवाओ, धीरे धीरे अपने पेट्रोल पंप्स को अपडेट करो। पेट्रोल पंप से 60 से 80% जो नोजल हो वो E10 की रहे। अब E0 की तो मांग ही नहीं कर रहे। E0 जो आप प्रीमियम पेट्रोल के नाम पे देते हो वो आप दो, लेकिन वो मिल भी कहाँ रहा है। मैंने अभी, अगर आपने 2-3 दिन पहले वीडियो देखी हो, तो मैंने अपनी हाईराइडर में गुड़गांव में XP100 ढूंढने के लिए बहुत घूमा।
हालांकि बाद में उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन के पास भी था विक्रम भाई, एक जगह और बताई थी, वहां पे भी आपको मिल जाता। कोई बात नहीं भाई, इस बार टैंक खत्म होएगा वहां जाके डलवा लूंगा। लेकिन ऐसा कौन सा भाई धन्ना सेठ है जो हर बार 167 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाएगा? जी वैगन चला रहा हूं क्या मैं जो 100 ऑक्टेन डलवाऊं? बताओ मेरे को। मोस्टली आपने देखा होगा डिफेंडर के फ्यूल पंप बोले हैं। डिफेंडर तो छोड़ो यार, बहुत सी गाड़ियों के फ्यूल पंप बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एडल्ट्रेटेड फ्यूल जा रहा है। हमारे जो पेट्रोल पंप्स के टैंक्स हैं और जो लॉजिस्टिक्स है वो अपग्रेड ही नहीं है। जिस टैंकर के अंदर भाई तेल आता है वो कौन सा अपग्रेड हुआ है? वो भी नहीं है, वही मेटल का पुराना चलता आ रहा है। और रिफाइनरी में जहां से ब्लेंड होकर निकल रहा है वो भी अपडेट नहीं है। हमारी गाड़ियां भले ही अपडेट हो गई, लेकिन अपडेटेड गाड़ी के अंदर आप ऑलरेडी एडल्ट्रेटेड फ्यूल डालोगे तो माइलेज ड्रॉप आएगा। गाड़ी अपडेट हो गई, चलो मान लिया कंपनियों ने गाड़ी अपडेट कर ली, लेकिन जो फ्यूल आप डाल रहे हो वो तो अपडेट नहीं है। ब्लेंड हो गया, लेकिन आपको पता है हल्का सा भी मॉइस्चर जाएगा, हल्का सा भी पानी जाएगा, वो संपर्क तोड़ देगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, नहीं रहेगा समझौता, सब टूट जाएगा। और वही हो रहा है कि जब पेट्रोल पंप्स के अंदर भाई वो तेल डाला जाता है, अलग होता है नीचे, और पेट्रोल पंप भाई को ऊपर से तो उठाएगी नहीं नोजल, वो नीचे से उठाती है बॉटम से। गाड़ियों में भी ऐसे ही होता है। तो नीचे क्या है? कोई पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स तो है नहीं, नीचे इथेनॉल पड़ा है, तो वो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपको अच्छा फ्यूल हो जाता है और कभी कभी आपका बेकार। सेम पंप से ये फर्क पड़ जाता है कि जब वो टैंक का लेवल नीचे गया, वो इथेनॉल वाला निकल गया, तो पेट्रोल तो ऊपर रह गया, तो कई बार आपको वो बढ़िया मिल गया, कई बार बढ़िया नहीं मिला। अब हमें थोड़ा ना हर बार पता है कि नीचे वाले टैंक के अंदर कितना पेट्रोल है, आधा है, फुल है, या 25% बचा है, तो एक वो चीज़ आ जाती है। तो टेस्टिंग कह रहे हैं सरकार हम कर रहे हैं, भाई साहब हमने तो अब तक कोई टेस्टिंग होता हुआ देखा नहीं है। हो रहा होगा, लेकिन हमारी नज़र में नहीं आया भाई कोई ऐसा कि भाई हाँ ये ऐसा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमें लगता है टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि मेरे को एक बार दोबारा लाइवली जाके सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर खुद से टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि भाई इस पेट्रोल पंप से मैंने ये लिया, हर पेट्रोल पंप से 1-1 लीटर लूँ, 5-1 लीटर लूँ मैं, और फिर उसको देखूं कि इस वाले पंप में इतना निकला, इसमें इतना निकला, इसमें इतना निकला। पर अब भाई पंप वाले भी सतर्क हो गए हैं, वो बोतल में देंगे ही नहीं ऐसे मेरे कि ये बंदा कुछ ना कुछ करने के लिए लेके जा रहा है। वैसे भी अलाउड नहीं है बोतल में, पर देखेंगे, ट्राई करेंगे भाई। तो कलेक्ट करके एक बारी फिर अपना देखते हैं, टेस्ट करते हैं। बल्कि मेरे को तो काफ़ी लोग कहते हैं विक्रम भाई डीजल में भी ट्राई कर लो ना। अब सरकार ने ये तो कह दिया कि जो टेस्टिंग हम कर रहे थे इथेनॉल की, उन्होंने इथेनॉल बोला है कि हम डीजल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग चेक कर रहे थे जो सफल नहीं हुई, टेस्टिंग कर रहे थे। अब हम क्या जाने बाबूजी कि आप इथेनॉल ट्राई कर रहे थे या आइसोबुटनॉल ट्राई कर रहे थे, 2% कर रहे थे, 1% कर रहे थे या 5% कर रहे थे। क्योंकि मैंने भाई जब अपनी गाड़ी के अंदर अब नायरा वाले से तेल डलवाया था तो मेरी माइलेज वापस आ गई हाइलक्स की, जो 2 टूट गई थी। पहले लोकल में 11.5 12 11.5 बार देती थी, लेकिन 9 पे चली गई। अब दोबारा मैंने वो बिल्कुल ख़त्म करके फ्यूल दूसरा डलवाया तो भाई साहब मेरी माइलेज दोबारा 11 के राउंड आ गई। सिटी में की बात कर रहा हूँ। तो फ़र्क तो हुआ ना भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। अब GOBP के हमारे शहर के अंदर है नहीं तो भाई उनसे डलवा लें, उसके अलावा आउटस्कर्ट्स में डलवाने कौन जाएगा। इसलिए भाई मैंने अब ये कर रखा कि मैं अपनी हाइराइडर में तो अब 95 ऑक्टेन ही डलवाऊंगा और डीजल अभी अपना नायरा से GOBP से कर लेंगे। भाई शहर में नहीं मिला, थोड़ा 5-10 किलोमीटर दूर जाकर डलवा लेंगे। और क्या करेंगे भाई, गाड़ी को खराब थोड़ा ना करेंगे मिलावट वाले तेल से। अब जब सरकार E10 अवेलेबल करवाएगी, ये अभी हमारी सोच है। अब E10 आने के बाद दाम E10 के कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो तो भाई पता नहीं सरकार क्या करेगी, या खुंदक हमारे से निकालेगी हैं, या बदला लेगी हमसे कि मांग रहे थे ना E10 लो, अब E10 हम दे रहे हैं, लेकिन E10 के अंदर इथेनॉल तो कम मिलेगा, तो उस हिसाब से E10 का रेट तो कम होना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल इनको आ रहा है 54 रुपये और इथेनॉल आ रहा है 71-74 के आसपास, आप मान लो, ये राउंड फिगर मैंने आपको बताया, इसके आसपास का है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाई जब इथेनॉल मिलेगा ही कम तो रेट भी तो कम होना चाहिए। और उससे पहले तो एक्चुअल जो इस टाइम रेट चल रहा है क्रूड का, उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि 23 में, 24 में, 25 में भी क्रूड कम था, तो उन 3 साल में जो पैसा बचाया है वो कहाँ है। अब वैसे तो सरकार कहती है हमने तो इंडिपेंडेंट कर रखा है कंपनियों को, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के बाद
वो रोल कहाँ से आ जाता है? बताओ बताओ। टेल टेल, कहाँ से आता है वो? तो भैया ठीक है, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम ऑटोमोबाइल क्रिएटर हैं, हम ऑटोमोबाइल तक ही अब रहेंगे, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही उनमें गए, तो भैया हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम किसी मंत्री संतरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो जो अपनी गाड़ियों के लिए फील करते हैं वो हम बोलेंगे, और वो सवाल पूछने का अधिकार तो हमारे को हमारा संविधान भी देता है। तो जो अब दाम आएंगे वो या तो भाई इलेक्शन से पहले आएंगे, ठीक है? वैसे भी अभी कुछ साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था और जब इलेक्शंस आए थे तो भाई तीनों बिल वापस हो गए थे। तो मैं भी लगता है भाई पंजाब में ज़्यादा नुकसान हुआ है गाड़ियों का, तो पंजाब ही हिलाएगा भाई दिल्ली। ऐसे भी कहते आए कि पंजाब दिल्ली उन्होंने हिलाऊगा तो कौन हिलाऊगा, है? तो वही बात है भाई, देखो इलेक्शन में कहता हूँ समय से पहले करवा दो यार, पेट्रोल डीजल तो सस्ता हो जाएगा। चलो कम से कम ये अडल्ट्रेटेड मिल रहा है, या यूँ लगा लो हमें 95 ऑक्टेन है, वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। 5-7 रुपये जो बढ़ा था, ये 7 रुपये 8 रुपये जो बढ़ा था, ये कम हो जाएगा। डीजल थोड़ा कम आ जाएगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो जाएगा। तो जो महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं जो इकोनॉमिस्ट टाइप के हैं या देखते हैं वो चीज़ें, वो बता रहे हैं कि बोला असली खतरा तो अभी आना बाकी है, बोला तगड़ा रिसेशन आएगा। हे बजरंग बली, ना ही आए तो बहुत बढ़िया है। तो सरकार थोड़ा सा यहाँ अपना दिमाग लगा ले कि पेट्रोल डीजल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। भाई आपको एक बात बताता हूँ, हर देश में हर चीज़ नहीं होती। अब जब हमारे देश में पेट्रोल डीजल उतना नहीं होता, बाकी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके कमा लो ना। इंपोर्ट आप तेल और कुछ चीज़ें ये कर लेते हो तो क्या दिक्कत है? हर देश के पास तो पेट्रोल डीजल नहीं है अपना खुद का, और जिन देशों के पास पेट्रोल डीजल खुद का है उनके पास क्या दूसरे अनाज या दूसरी चीजें खनिज है? नहीं है। प्रकृति ने सबको बराबर बांटा इस तरीके से कि तुम्हारे को ये दे दिया, तुम्हारे को ये दे दिया, तुम्हारे को ये दे दिया। पांचों उंगलियां भी हमारी बराबर नहीं होती ना, तो सारे देश कैसे बराबर हो सकते हैं? आप अगर यूं सोचते हैं कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तेल के इंपोर्ट से, तो नहीं हो सकता पॉसिबल ये, भूल जाइए। जिन देशों के ब्राजील वगैरह के आप एग्जाम्पल देते हैं, उन देशों ने भी 50-50 साल लगाए हैं अपने आप को बदलने में, लेकिन आज भी उनके वहां E0 और E10 अवेलेबल है, बंद नहीं किया। आपको बंद करना है 2030 तक तो खुला दीजिए E10, उसके बाद भी चरणबद्ध तरीके से बंद कीजिए कहीं कहीं, लेकिन E10 की कम से कम भी हर पंप के ऊपर 2030 के बाद भी एक नोजल बचनी चाहिए। एक की बजाय 4 ही बच जाएंगी, क्योंकि एक जो मशीन लगती है उस पर 4 नोजल लगती हैं। तो एक टैंक अगर E10 का रहेगा तो क्या ही दिक्कत है? आपको E20 बनाना है, बनाओ, E20 का प्राइस कम रखो, नॉर्मल फ्यूल का जो रेट है जिसमें बिल्कुल इथेनॉल नहीं मिला हुआ है उसको आप मार्केट रेट के हिसाब से रखो। प्रीमियम वाला सीन ही खत्म कर दो ना, उसी को 100 ऑक्टेन बना दो। 100 ऑक्टेन छोड़ो यार, एक 95 ऑक्टेन का प्योर पेट्रोल हर गाड़ी को चला सकता है, मारुति से लेकर मर्सिडीज तक। चाहे उसको जी वैगन में डाल लो, चाहे डिफेंडर में डाल लो, चाहे आपकी रेंज रोवर में डाल लो, वो हर गाड़ी को चला देगा। प्रीमियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 100 ऑक्टेन की, आप 95 ऑक्टेन का बगैर इथेनॉल का फ्यूल दे दो। फिर आप चाहे E10 दे दो, E10 थोड़ा सा सस्ता कर दो उस नॉर्मल से, ताकि लोगों का E10 की तरफ रुझान हो जाए। E20 को और 20% उससे कम कर दो, तो लोग अपने आप अपने हिसाब से ले लेंगे भाई। चॉइस देना सरकार का काम है, चुनना हमारा काम है। हम चुनते हैं ना, हम अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। मंत्री संतरी आप अपने आप बना लेते हैं, किसको मंत्री बनाना, किसको क्या करना है, लेकिन ये 3 चीज़ तो सरकार आराम से कर सकती है। नॉर्मल पेट्रोल यार 54 रुपये आपको पड़ता है, और आप 167 रुपये का उसको बेच रहे हो, 167। प्योर पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। कितनी कमाई कर रही है सरकार? डबल से भी ज़्यादा। कहाँ 54 और कहाँ 167? चलो मानते हैं इस बीच में सरकार का भी टैक्स लगता है, स्टेट का भी टैक्स लगता है, अपना पेट्रोल पंप का भी कमीशन आता है, रिफाइनरीज का भी, सब कुछ मान लो आप। 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गया ये बीच में पर लीटर में। जो लैंडिंग मैंने आपको 54 रुपये बताई है, तो कमाई तो सरकार उसमें भी कर सकती है। और जब क्वांटिटी अपना ऐसे होएगी यूज़, तो सरकार को तो पैसा आ ही रहा है ना। इस तरीके से अगर करे तो सरकार भी खुश रहेगी और देश का नागरिक भी खुश रहेगा, और जो महंगाई है वो भी कंट्रोल पे रहेगी। डीजल के साथ कोई छेड़खानी मत करो।
इथेनॉल जहाँ यूज़ होता आ रहा है उसको वहाँ यूज़ कीजिए, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ कीजिए, अदर जगह पे जहाँ यूज़ होता है वहाँ उसका इस्तेमाल कीजिए। और जो हमारा गन्ना जहाँ इस्तेमाल हो रहा है चीनी के लिए, चीनी हमारे पास सरप्लस होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, चावल हमारे पास होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से भी तो आपका फॉरेक्स आता है। उन चीज़ों से करिए ना, मैंने पहले भी कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंपोर्ट हम कम नहीं कर सकते। इथेनॉल मिलाने से आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ी ही है, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हुई है, आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगाओगे तो एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को उतना ही इंपोर्ट कीजिए जितना हो रहा था। कंजम्पशन तो मानता हूँ मैं बढ़ेगी भाई, लेकिन आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के उसको कर सकते हैं बराबर, या उससे मुनाफा भी ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए, ऐसे सुझाव सरकार के दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, सुझाव नहीं बल्कि इनको तो लागू करना चाहिए सरकार। तो ये एक विनती है भाई मेरी सरकार से कि इस तरीके से अगर करेंगे तो कोई परेशान नहीं होगा, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं, कोई E20 के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आप करते चलेंगे तो सब हो जाएगा। आप E10 तक भी तो पहुंचे हो, किसी को पता लगा, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर समय लिया, आपने आराम आराम से वो चीजें करी, आप एकदम से खत्म करके नहीं लेके आए थे। E5 आया, फिर आप E10 पे गए, और E20 आप समय से पहले ले आए, इसलिए ये गड़बड़ हुई है। तो अगर चरणबद्ध तरीके से आप चलते तो ये भी दिक्कत नहीं होती। तो अंत में तो भाई मैं यही कहूंगा सरकार से, मेरी विनती है, जो प्रतिनिधि उनके देख रहे हों या उनके अधिकारी कोई देख रहे हों, तो पहले तो जो पेट्रोल डीजल का भाव है वो आज की डेट में जो अभी भाव चल रहा है उसके हिसाब से किया जाए। मैं तेरा पैसा कमा लिया, आम नागरिकों को भी दे दो यार, बेचारे सारी उम्र टैक्स भरने के लिए बैठे हैं क्या, हैं टैक्स भरते रहे, उनको कुछ रिटर्न में ना मिले, ऐसे हाथ लेके हो रहे हैं, बता यार कोई चीज़ रह रही है। आम आदमी दी भी की जिंदगी है, दुख तकलीफाते धक्के रह गए हो यार। दूसरा, E10 लाने का अगर ख्याल दिमाग में आया है तो उसको ख्याल में ना रखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट इस तरीके से करें कि सरकार अपनी भड़ास ना निकाले, दे तो रेट ठीक दे, यूं नहीं कि E20 से महंगा कर दे। नॉर्मल पेट्रोल का रेट मार्केट रेट के हिसाब से, E10 का रेट उस हिसाब से, और E20 का उसके हिसाब से, सिर्फ इतना ही है। और जो अभी चल रहा है इथेनॉल का ज़्यादा बर्डन ना लें, आराम आराम से करो ताकि आराम आराम से सारी चीज़ें हो जाए। तो ये सब बातें थी भाई जो मुझे आपके साथ करनी थी, काफ़ी समय हो गया था, मैं भी सोच रहा था कि यार ये E10 का कुछ आएगा या नहीं आएगा, तो ज़रा सी सरसरी सी खबर आई ऐसी कि हाँ भाई सरकार सोच रही है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, या कोई हमारी ये बात सुने तो उन तक पहुंचनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कही गई बातें सही लगेंगी। अगर कुछ गलत कहीं पे लगा है तो बगैर मतलब अभद्र भाषा का यूज़ किए बिना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जिनको सही लगी कि विक्रम भाई आप सही कह रहे हो, आपके सुझाव जो दिए हैं आपने वो सही हैं, तो वो प्लीज़ भाई कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दे के जाएँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना।